Hello everyone, I am going to discuss with you price rationing method. This is a second part of economic incentives for environmental protection in which we will discuss emission charges. This is a part of price rationing method and price rationing method is a part of economic incentives. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका बैकग्राउंड पढ़ी थी कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली किस तरह से वर्क करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्राइस राशनिंग मेथड्स। प्राइस राशनिंग मेथड्स को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एमिशन चार्जेस, प्रोडक्ट चार्जेस, एम्बिएंट चार्जेस एंड सब्सिडी। इस लेक्चर में हम एमिशन चार्जेस पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने पढ़ा था, पोल्यूशन कंट्रोल टूल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी का रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए जा सकते हैं, इनकी हेल्प से पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड हमारे पास होता है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। तो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को क्या होते हैं, इनको आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों के अंदर ऐसा इंसेंटिव लोगों को प्रोवाइड किया जाए इकोनॉमिक, ताकि वो ऑटोमेटिकली खुद अपने आप ही पोल्यूशन कंट्रोल करें। उनकी जो इन्वायरमेंटल शर्किंग है, कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल शर्किंग है, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स इनको बढ़ा देते हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैव बीन प्रमोटेड बाय इकोनॉमिस्ट फॉर डेकेड्स एज अ कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव। ये कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, इसलिए कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव to technological restrictions and other forms of inflexible command and control environmental regulations. And the basic idea behind economic incentive is to raise the cost of environmental shirking. Shirking होता है अवॉइड करना, कि मैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे शर्क करूं, अवॉइड करूं, तो उससे मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट बढ़ेगी तो मैं कॉस्ट बजाय कॉस्ट बियर करूं, मैं टैक्स पे या जो मेरे प्राइस राशनिंग में प्राइसेस अफेक्ट होते हैं तो उसकी वजह से मैं खुद उसको ऑटोमेटिकली बियर करूं, वाइल अलाउइंग द प्रोड्यूसर द फ्लेक्सिबिलिटी टू फाइंड लीस्ट कॉस्ट पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज। अगर उसकी कॉस्ट बढ़ती है पोल्यूशन को कंट्रोल करने की या अबेटमेंट की, तो मैं अपने आप खुद ऐसा स्ट्रेटजी ढूंढूं लीस्ट कॉस्ट पोल्यूशन वाली, कि मैं उसको अपने आप ही कंट्रोल करूं बजाय टैक्स पे करने के। बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ शर्किंग, द प्रोड्यूसर हैज़ अ प्राइवेट इंसेंटिव टू प्रोवाइड द सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, प्राइवेट ऑप्टिमम होता है, सोशल ऑप्टिमम होता है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट ऑप्टिमम तो अचीव करते हैं, सोशल ऑप्टिमम बहुत कम करते हैं। तो ये इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्या करते हैं, प्राइवेट कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, जिससे लोग ऑटोमेटिकली सोशल ऑप्टिमम को अचीव करना प्रेफर करेंगे। तो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 पार्ट्स। प्राइस राशनिंग जो प्राइसेस से रिलेटेड है, प्रोडक्ट के प्राइसेस को अफेक्ट करता है। इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ शर्किंग बाय सेटिंग अ चार्ज, एमिशन चार्ज लगाया जा सकता है, टैक्स और सब्सिडी ऑन प्रोड्यूसर behavior or products. Emission और effluent charges are the most commonly discussed form of price rationing. ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सेकंड आता है क्वांटिटी राशनिंग। बहुत सारे सेक्टर्स, एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हम क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि आप कभी भी पोल्यूशन को जीरो नहीं किया जा सकता। अगर हम पोल्यूशन को जीरो करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। हमें वो टेक्निक्स ढूंढनी है जिससे प्रोडक्शन भी हो और पोल्यूशन मिनिमम हो। लोगों में इंसेंटिव्स इस तरह से हों, लोगों को मिलें, ताकि वो स्ट्रेटजीज ऐसी फॉलो करें जिससे पोल्यूशन कम हो। तो राशनिंग क्वांटिटी फिक्स की जा सकती है, कितना आप पोल्यूशन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एज एन इकोनॉमिक इंसेंटिव सेट्स द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ पोल्यूशन बाय एलोकेटिंग मार्केटेबल परमिट्स। आने वाले लेक्चर्स में हम ये भी पढ़ेंगे क्वांटिटी राशनिंग का, कि मार्केटेबल परमिट्स क्या होते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो परमिट्स प्रोवाइड करके लोगों को बताया जाता है कि आप इतना पोल्यूशन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। थर्ड आता है लाइबिलिटी रूल्स। जहाँ पर प्राइस राशनिंग वर्क नहीं करता, क्वांटिटी नहीं करती, तो लाइबिलिटी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को
अदा करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और पोल्यूशन को कंट्रोल करें। इसमें हम पढ़ेंगे नॉन कंप्लायंस फीस है, डिपॉजिट रिफंड सिस्टम्स हैं, स्कीम्स हैं, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स हैं, ये सारे लाइबिलिटी रूल्स हैं। तो अब प्राइस राशनिंग को आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एमिशन चार्जेस, प्रोडक्ट चार्जेस, एम्बिएंट एंड सब्सिडी। तो इसमें हम फर्स्ट कर रहे हैं एमिशन चार्ज क्या होता है। एमिशन चार्जेस आर फीस लेविड ऑन द डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स। जो प्रदूषक तत्व हैं अगर हम उसको डिस्चार्ज करते हैं एयर में, वाटर में और सॉइल पर, और ऑन द जनरेशन ऑफ नॉइस पर करते हैं, तो वो टैक्स चार्जेस हैं, लेवीज लगाई जाती हैं थर्ड पार्टी में, जहाँ जिसको कहते हैं रेगुलेटर द्वारा इम्पोज की जा सकती हैं। These charges are designed to reduce the quantity or improve the quality of pollution by making polluters pay at least part of the cost or harm of the harm they do the environment। जितना उन्होंने environment को harm किया है उतना उनके ऊपर वो टैक्स जो है इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उनको वो पे करना पड़े, कॉस्ट बियर करनी पड़े। एमिशन चार्जेस गिव प्रोड्यूसर्स एंड इंसेंटिव, उनको इंसेंटिव मिलता है टू डेवलप एंड अडॉप्ट न्यूअर एंड बेटर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज एज ए मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द चार्जेस दे मस्ट पे। तो अगर उनके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, अगर वो पोल्यूशन कर रहे हैं, टैक्स लगाने से उनकी कॉस्ट बियर कर कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो ये उनको इंसेंटिव मिलेगा कि बजाय वो टैक्स पे करने के इस तरह से न्यूअर और बेटर टेक्नोलॉजी को स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे उनका पोल्यूशन कम हो, उनको टैक्स पे ना करना पड़े। तो ये इंसेंटिव मिलते हैं। एमिशन चार्जेस आर यूज्ड इन नियरली ऑल डेवलप्ड कंट्रीज फॉर सम फॉर्म्स ऑफ पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, जहाँ से पोल्यूशन हो रहा है। चार्जेस आर नॉर्मली अप्लाइड टू एनकरेज वाटर वेस्ट नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल। इसकी कैसे वर्किंग होती है, इसको हम इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिकली दोनों की हेल्प से, इकोनॉमिक थ्योरी और मैथमेटिक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ग्राफिकली भी हम इसको बनाएंगे, हम पढ़ेंगे इसकी क्या वर्किंग है। तो प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, प्रोड्यूसर क्या चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। हम पढ़ के इकोनॉमिक थ्योरी में ऑप्टिमम पोल्यूशन या लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इज दैट पॉइंट व्हेन आउटपुट इज गिवन producer wants to minimize cost, when cost is given he wants to maximize output। उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ही विल चूज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स और आउटपुट एट विच कॉस्ट इज मिनिमम। तो प्रॉफिट को ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमम किया जाए। तो प्रॉफिट मैक्सिमम जो है वो कहाँ होता है, वेयर टी आर, दिस इज पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू प्राइस एंड क्वांटिटी, और ये है सी क्यू कॉस्ट। अगर हम सिंपल लिखें प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम वेयर द गैप बिटवीन टी आर एंड टी सी इज मैक्सिमम। ये गैप मैक्सिमम होगा तो ये प्रॉफिट मैक्सिमम आएगी। प्राइस जो है क्वांटिटी है जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो कॉस्ट यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है। ये दिस इज सी डैश मीन्स मार्जिनल कॉस्ट, जिसका आइडेंटिटी लिया हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव डी सी अपॉन डी क्यू ग्रेटर दैन जीरो, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी ग्रेटर दैन जीरो, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। तो इसकी जो स्लोप है वो ये हम पीछे कॉस्ट थ्योरम में भी पढ़ के हैं, प्रॉफिट है वो डिक्रीज होते हैं, कॉस्ट इंक्रीज करती है। द प्रोड्यूसर्स ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, ही वांट्स टू मैक्सिमाइज आउटपुट ऑफ क्यू, कैसे करेगा, द बाय मैक्सिमाइज द गैप बिटवीन टी आर माइनस टी सी और पी इंटू क्यू माइनस सी क्यू। वो लेवल चूज़ करता है। ग्राफिकली देखें, हमें इकोनॉमिक थ्योरी बताती है कि प्रोड्यूसर वो लेवल चूज़ करता है जहाँ पर गैप टी आर टी सी का, दिस इज़ टी आर एंड दिस इज़ टी सी, और ये गैप मैक्सिमम होता है। ये गैप मैक्सिमम किस लेवल पर होगा वो आउटपुट लेवल चूज़ किया जाता है। ये टोटल अप्रोच है। मार्जिनल अप्रोच देखें तो मार्जिनल में कंडीशन होती है एम बी शुड बी इक्वल टू एम सी। एम बी और प्राइस डिमांड साइड है,
आइडेंटिटी है, दोनों सेम है। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आइडेंटिटी है, दोनों सेम है, मीनिंग है इनका ये और ये जो है, ये वाला पार्ट एक, दिस इज़ डिमांड साइड, बेनिफिट साइड, दिस इज़ कॉस्ट साइड। अगर आपस में इक्वल हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो ग्राफ पे देखते हैं क्या है, दिस इज़ प्राइवेट ऑप्टिमम एंड सोशल ऑप्टिमम। यहाँ अगर पोल्यूशन नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट के इक्वल है, प्राइस डिसाइड है, प्रोड्यूसर वो लेवल चूज़ करता है जहाँ पर उसका ऑप्टिमम लेवल आएगा प्राइवेट। अगर पोल्यूशन नहीं है तो ऑप्टिमलिटी यहाँ होगी, ऑप्टिमम लेवल आ गया। लेकिन आगे हम कहें ये स्टार लगा हुआ है, सोशल ऑप्टिमम प्राइवेट ऑप्टिमम। बट अगर इस प्रोडक्शन के साथ पोल्यूशन होता है, अगर जो कोई कमोडिटी वो क्यों प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ पोल्यूशन होता है, तो फिर उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि पोल्यूशन जो है लोगों के लिए क्या है, हार्मफुल है। लेट द टोटल लेवल ऑफ एमिशन ऑफ द पोल्यूटेंट, जो भी पोल्यूटेंट हैं हम अज्यूम कर रहे हैं, बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लीनियर रिलेशनशिप। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट के साथ भी उसका जो है वो पोल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम उसको अज्यूम कर रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा क्यू। बीटा इज ए कांस्टेंट फिक्स एमिशन कोफिशिएंट है, दैट इज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज एमिशंस इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ बीटा। बीटा रेट से हम अज्यूम करें कि 0.2 है, 0.2 होगा। अगर आउटपुट 1 है तो 0.2 के इक्वल क्या आएगा, पोल्यूशन। आउटपुट 2 होगा 0.4, आउटपुट 3, 0.6। इस तरह से पोल्यूशन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता जाएगा जैसे ही पोल्यूशन इंक्रीज होता, जैसे ही आउटपुट इंक्रीज होगा। तो ये फिजिकल फॉर्म के अंदर है। इसका मॉनेटरी फॉर्म देखें, हम अज्यूम कर रहे हैं लेट डी अल्फा रिप्रेजेंट द मॉनेटरी डैमेजेस एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ एमिशंस। ये चीज़ें करनी बहुत टफ हैं। कितना पोल्यूशन हो रहा है फिजिकल फॉर्म के अंदर, उसकी मॉनेटरी फॉर्म कितनी होगी, हम यहाँ जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होता है, इसकी वर्किंग है। लेकिन एक्चुअल में इनको कैलकुलेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ एमिशन, डी अल्फा रिप्रेजेंट द मॉनेटरी डैमेजेस एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ एमिशंस। Assume that as emission increases, damages increasing at a decreasing rate। जो पोल्यूशन है डिक्रीजिंग, अल्टीमेटली एक पोजीशन आ जाती है, फिर पोल्यूशन नहीं बढ़ता, इसलिए डिक्रीजिंग रेट से है। तो डी डैश मीन्स मार्जिनल डैमेज जो है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इंक्रीजिंग है, सेकेंड ऑर्डर डिक्रीजिंग है। एक लिमिट के बाद क्या होगा, पोल्यूशन जो है वो इस तरह से बढ़ेगा, बढ़ने के बाद वो डिक्लाइन, ये रेट आएगा उसका। नाउ इफ़ द फर्म वाज टू इनकॉर्पोरेट द एक्सटर्नल डैमेजेस, अगर वो इसको डैमेज को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, प्रॉफिट फंक्शन में इनकॉर्पोरेट करता है, तो उसका प्रोडक्शन जो प्रॉफिट फंक्शन है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, पी क्यू माइनस सी क्यू, टी आर माइनस टी में से और हम कॉस्ट माइनस करेंगे, जो सोशल कॉस्ट है जो समाज को बियर करनी पड़ रही है, मॉनेटरी डैमेज जो है वो माइनस करेंगे। अगर ये करते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, एम बी इज इक्वल टू पी, प्राइसेस वही है लेकिन कॉस्ट साइड बढ़ गया, सी डैश प्लस बीटा डी डैश। बीटा डी डैश क्या है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो फिर आउटपुट लेवल क्या होगा, पहले सी, पहले क्यू स्टार था, अब क्यू डबल स्टार है। अगर हम ग्राफ पे देखें तो कॉस्ट जो है सोशल कॉस्ट बढ़ी है, यहाँ से ये थी तो कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ने से उसका लेवल जो है यहाँ से शिफ्ट कर गया। ये हमने ऐड किया, दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज़ मार्जिनल प्लस सोशल, ऐड किया, एक्सटर्नल बर्डन उसके बढ़ गई, ये बर्डन बढ़ गए हैं। तो ऑप्टिमैलिटी बताती है कि इसको इनकॉर्पोरेट करेगा तो आउटपुट कम होना चाहिए, आउटपुट कम होगा, आउटपुट शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा क्यू डबल स्टार। ये है सोशल ऑप्टिमम, प्राइसेस वही हैं, सोशल ऑप्टिमम आ गया। प्रोड्यूसर अकाउंट्स फॉर द एक्सटर्नल डैमेज बाय रिड्यूसिंग, मैं यहाँ रेफरेंस बता देता हूँ, निक हेनले की बुक में से हम कर रहे हैं सारा, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया हुआ है, अब भी कर रहा हूँ। बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ आउटपुट, फिगर 1 shows that if we include the marginal social cost in the producer's decision, his or her optimal response is to decrease output। तब तक डिक्रीज होता जाएगा जब तक वो प्राइवेट सोशल ऑप्टिमम ना आ जाए। लेकिन ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है कि ऐसे होता है, लेकिन अब उसको करेगा कौन, हाउ डज सोसाइटी गेट द प्रोड्यूसर
to internalize, incorporate the marginal social cost into his decision making. कौन उसको कहेगा? उसको हमने कॉस्ट थ्योरम पढ़ी थी। इससे पहले थोड़ा मैं बता दूं, अब प्राइस राशनिंग मेथड जो होती हैं इसको फिस्कल मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू फिस्कल मेथड हैं। कई बार क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, तो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, कई बुक्स में नहीं लिखा हुआ, मैक्सिमम बुक्स में यही है, प्राइस राशनिंग है। तो फिस्कल मेथड है बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू टैक्स रेवेन्यू, और दूसरी साइड का सब्सिडी है, तो इसलिए इसको फिस्कल मेथड भी बोलते हैं। सेकेंडली यहाँ बताना चाह रहा था मैं कि अगर टू पार्टीज में डिस्प्यूट होता है, कॉस ने कहा, तो वो आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज थर्ड पार्टी मीन्स रेगुलेटर मीन्स गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो अगर अब यहाँ हम कह रहे हैं कि थ्योरेटिकली वो ऐसा करेगा, उसको जो सोशल कॉस्ट है माइनस करना चाहिए, लेकिन इसको माइनस करने के लिए कंपेल कौन करेगा? कौन कहेगा कि आप इसमें से सोशल कॉस्ट को माइनस करो, टैक्स इम्पोज करो? तो पीगू ने हमें सुजेस्ट किया है कि अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, एमबी और एमसी को कैलकुलेट कर लें, जितना सोशल कॉस्ट आती है उसके इक्वल टैक्स जो है गवर्नमेंट को इम्पोज करना चाहिए, जिसको कहते हैं पिगुइन टैक्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पिगुइन टैक्स? तो हम कहते हैं कि वहाँ उसको वो इसके इक्वल टैक्स पे करना चाहिए, लगाना चाहिए। लेकिन ये उसको करेगा कौन? तो वन वे क्या है, एक तरीका है फॉर द रेगुलेटर टू सेट एन एमिशन चार्ज इक्वल टू द मार्जिनल सोशल डैमेजेस कॉज्ड बाय द एमिशंस एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के साथ पोल्यूशन हो रहा है, तो रेगुलेटर मीन्स गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसके इक्वल टैक्स इम्पोज कर दें। टी किसके इक्वल होना चाहिए? बीटा डी, मॉनेटरी डैमेज के इक्वल टैक्स लगा दिया जाए। अगर 50 रुपीज़ आ रहा है डैमेज मार्जिनल, तो उसके इक्वल टैक्स इम्पोज कर देना चाहिए। नाउ द प्रोड्यूसर्स प्रॉब्लम इज रिटन एज, कैसे लिखी जाएगी? अब ये सारा आपके पास फंक्शन आ गया। मैक्सिमाइज करना चाहते हैं क्यू को, पी क्यू माइनस सी क्यू माइनस टी क्यू। टी क्यू मीन्स टी क्यू चेंज होगा तो टैक्स का अमाउंट चेंज होता जाएगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? मार्जिनल साइड मीन्स प्राइस शुड बी इक्वल टू सी डैश मार्जिनल कॉस्ट प्लस टैक्स। टैक्स क्या आपके पास? मॉनेटरी डैमेज। ये तब है जब हमारे पास हमें पता हो एमपी और एमसी कितने हैं। बड़ा सिंपल है उसको करना, बड़ा इट वुड वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वी वुड हैव रिजॉल्व द प्रॉब्लम लॉन्ग एगो। अगर ऐसा होता सिंपल एमबी और एमसी के बारे में विद द यूज ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव, बट measuring the monetary damages associated with emission is a difficult task. बड़ा टफ है इसको कैलकुलेट करना, as is observing and estimating the pollution control cost of the producers. अगर रेगुलेटर सर्टन है, उसको पता है कि एमबी और एमसी ये हैं, if the regulator is absolutely certain as the marginal cost and benefit of the pollution control achieving the socially optimum level of control विद एन एमिशन चार्ज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेरी सिंपल है। अगर एम बी एम सी का पता हो, अगर एम बी पता है एम सी पता है, दोनों इक्वेट करके हम उसके इक्वल टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, प्राइवेट ऑप्टिमम सोशल ऑप्टिमम को अचीव कर सकते हैं। रेगुलेटर के लिए बड़ा आसान है। ये देखो इस डायग्राम में है कि एम बी एम सी सर्टन है, पता है, तो टैक्स किसके इक्वल इम्पोज किया गया? वेयर एम बी इज इक्वल टू एम सी। इस लेवल पे देखिए हम एम बी एम सी के इक्वल हैं, उसके इक्वल टैक्स इम्पोज किया था, सोशल ऑप्टिमम पॉइंट आ गई। अगर टैक्स का अमाउंट इससे लोअर होता है तो उसके पास पूरा इंसेंटिव है कि वो टैक्स यहाँ तक पोल्यूशन कंट्रोल किया जा रहा है सोशल ऑप्टिमम। लेकिन अगर उसके पास ये पूरा इंसेंटिव होगा, टैक्स का अमाउंट कम है, यहाँ एम बी एम सी 50-50 है, 50 के इक्वल टैक्स इम्पोज कर दिया, तो ये क्या सोशल ऑप्टिमम आ गया एक्स स्टार। अगर टैक्स का अमाउंट कम हो तो उसके पास पूरा इंसेंटिव होगा कि वो शर्क करे और पोल्यूशन कंट्रोल को कम करे। तो वो क्या करेगा? बजाय टैक्स पे करने के वो कॉस्ट जो है जो उसकी आ रही है वो इतना पोल्यूशन कंट्रोल करे। अगर अमाउंट ऑफ टैक्स ग्रेटर हो तो वो क्या करेगा? इतना पोल्यूशन उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मीन्स ग्रेटर इंसेंटिव मिलेंगे कि वो पोल्यूशन कंट्रोल करे, सोशल ऑप्टिमम आ जाएगा। अदरवाइज वो प्राइवेट ऑप्टिमम को देखेगा, कॉस्ट के इक्वल है
तो वो अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग बेनिफिट ग्रेटर ले रहा है वो इस पॉइंट पे, यहाँ देखें बेनिफिट उसके ग्रेटर हैं लेकिन कॉस्ट कम है, तो वो बजाय उसके अमाउंट पे करेगा और पोल्यूशन कंट्रोल कम करता जाएगा। तो ऑप्टिमम वैलिटी कहाँ आएगी, वेयर एम बी इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू टी। ये कब होगा, जब एम बी और एम सी सर्टन होंगे, जब उनकी स्लोप्स का पता होगा या उनके अमाउंट का पता होगा। बट सेकंड साइड है, अगर अनसर्टेनिटी है ऑन द पार्ट ऑफ द रेगुलेटर, रेगुलेटर को पता नहीं है कि एम जी, एम सी और एम बी कितने हो सकते हैं, तो विट्समैन ने हमें सुजेस्ट किया इसकी इफेक्टिवनेस जो है, तो इसकी इफेक्टिवनेस पर इफेक्ट आएगा कि वो कम ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है एमिशन चार्ज। वो डिपेंड करता है मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एक्सपेक्टेड मार्जिनल कॉस्ट क्या है और एक्चुअल मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है और एक्चुअल बेनिफिट क्या है। तो उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करता है फिर उसके ऊपर, उनकी स्लोप्स के ऊपर। Witzman has shown that the effectiveness of price rationing with an emission charge will depend on the slopes of the cost and benefit curve and how far expectations deviate from reality। जितना ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशन से, एक्सपेक्टेड कॉस्ट बेनिफिट से एक्चुअल जो कॉस्ट बेनिफिट हैं वो डेविएट करते जाएंगे, उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी उतनी ही डेविएट करती जाएगी। या तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा या बहुत कम इफ़ेक्टिव एमिशन चार्ज हो सकते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या बहुत कम अंडर इन्वेस्ट करेगा या ओवर इन्वेस्ट करेगा इस वजह से। तो हम देखते हैं इसमें आगे किस तरह से ये उसकी इफ़ेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है उसकी स्लोप्स। तो फर्स्ट हम पार्ट ले रहे हैं, इफ़ मार्जिनल बेनिफिट्स आर कांस्टेंट, अगर बेनिफिट्स कांस्टेंट हैं अक्रॉस अल्टरनेटिव लेवल्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, द अनसर्टेनिटी अबाउट मार्जिनल कॉस्ट डज नॉट मैटर। अगर मार्जिनल बेनिफिट्स का पता है और वो कांस्टेंट लाइन है तो एक्चुअल कॉस्ट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट इसको अफेक्ट नहीं करेगी। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट पे हम ले रहे हैं एम बी स्टेट लाइन है, ऐसे एम बी स्टेट लाइन, ये वाली एम बी अगर है और एक्सपेक्टेड जो रेगुलेटर है उसको एक्सपेक्टेशन है कि उसकी कॉस्ट ये हो सकती है, उसके इक्वल उसने टैक्स इम्पोज कर दिया। तो सोशल ऑप्टिमम कहाँ आ गया, इतना कंट्रोल करेगा वो उसके अकॉर्डिंग अगर एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट के अकॉर्डिंग टैक्स इम्पोज किया, बाद में रिलाइज का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो चेक की जाती है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। अगर एक्चुअल कॉस्ट लोअर आती है, MCL लोअर कॉस्ट है, तो लोअर कॉस्ट बी पॉइंट आता है, बी पॉइंट पर MB और MC इक्वल हैं और अमाउंट ऑफ टैक्स भी इक्वल है। तो अगर ऐसा है तो अमाउंट ऑफ टैक्स इक्वल है तो इतना कंट्रोल करेगा वो, तो कोई इसमें डेविएशन नहीं है। MB इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू टैक्स बी पॉइंट। अगर उसकी कॉस्ट अबेटमेंट कॉस्ट, पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट जो है एक्सपेक्टेड से हाई आती है इस साइड, तो भी यहाँ पर MB और MC इक्वल हैं और टैक्स का अमाउंट उसके इक्वल है। जितना उसको पोल्यूशन कंट्रोल से बेनिफिट कॉस्ट आ रही है उसके इक्वली टैक्स अमाउंट है, तो ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉस्ट। द सोशल ऑप्टिमम कैन बी अचीव्ड रिगार्डलेस ऑफ रियलाइज्ड कॉस्ट। इसमें हम बता रहे हैं अगर ये इसकी जो स्लोप कांस्टेंट है। सेकंड साइड आता है अगर स्टीप पर आ जाए, स्टीप स्लोप ऑफ मार्जिनल कंट्रोल कॉस्ट, मार्जिनल कंट्रोल MB कर्व की अगर स्लोप जो है वो स्टीपर आ जाती है, ये अब टैक्स का अमाउंट है, ये हमारी स्लोप चेंज होगी। पहले दोनों लाइंस एक ऊपर थी, टैक्स भी यही था, MB भी यही था, लेकिन MB की स्लोप ऐसे आ जाए डाउनवर्ड स्टीपर हो और फर्स्ट पॉइंट MB इज इक्वल टू MC, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, रेगुलेटर एक्सपेक्टेड कॉस्ट और बेनिफिट के इक्वल टैक्स इम्पोज करता है और बाद में चेक करता है कि वेदर देर इज डेविएशन बिटवीन एक्सपेक्टेड और एक्चुअल कॉस्ट, D पॉइंट। तो D से अगर एक्सपेक्टेड कॉस्ट लोअर आती है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट अगर लोअर होती है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट अगर लोअर होती है तो उसके अकॉर्डिंग MB और MB और MCA लोअर कॉस्ट है वो F पर इक्वल है। सोशल ऑप्टिमम ये है XL स्टार, उसको इतना कंट्रोल करना चाहिए सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो ये लगाया जा रहा है टैक्स का अमाउंट, तो वो क्या करेगा
उसको ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ टैक्स इज़ ग्रेटर देन सोशल ऑप्टिमम। तो उसका हम कहेंगे अगर एक्सपेक्टेड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट लोअर आती है तो एमिशन चार्ज इज़ मोर पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा, जो प्रोड्यूसर है बहुत ज़्यादा सप्लाई करेगा पोल्यूशन कंट्रोल की। तो इतना अमाउंट है कि इतना अमाउंट ग्रेटर होगा उससे, अमाउंट ऑफ टैक्स से। ये इसका कंपैरिजन करें एफ पॉइंट का और ई पॉइंट का। सोशल ऑप्टिमम ये है, उसको इतना करना चाहिए। एक्सएल स्टार यहाँ पर है। तो एक्चुअल कॉस्ट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, तो एमिशन चार्ज इज मोर पावरफुल। या मोर पावरफुल बहुत ज़्यादा सप्लाई जो है वो करेगा, पोल्यूशन प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा पोल्यूशन कंट्रोल की। उसको इतना करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, टैक्स अमाउंट ग्रेटर होने की वजह से इतना एक्सएल करेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक्सएल स्टार इज लेस देन एक्सएल, ये ग्रेटर अमाउंट है यहाँ पर एम बी एम सी इक्वल है एम बी एम सी इक्वल ई पॉइंट पर क्या होगा, एम बी एम सी, यहाँ एम बी लोअर है आपके, और यहाँ पर कॉस्ट के अकॉर्डिंग वो टैक्स अमाउंट किया, इम्पोज किया। टैक्स अमाउंट ग्रेटर होने की वजह से मोर पावरफुल होगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कंट्रोल होगा। दूसरी साइड देखें, अगर कॉस्ट हाई होती है, कॉस्ट हाई होने से सोशल ऑप्टिमम ये वाला पॉइंट आ गया, उसको इतना कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वो कंट्रोल क्या करेगा, टैक्स अमाउंट कम है, टैक्स पे करेगा वो, तो कंट्रोल जो होगा उसका OXH होगा, लोअर आएगा। जी और एच का कंपैरिजन करें तो XH इज़ लोअर देन XH स्टार, तो यहाँ पर लेस एफिशिएंट होगा, इफेक्टिव नहीं होगा एमिशन चार्ज। इस साइड मोर इफेक्टिव है, इस साइड लेस इफेक्टिव हो जाएगा अगर एक्चुअल कॉस्ट हायर होती है एक्सपेक्टेड से। क्लियर है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, अगर ये इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर क्या है, जितना ज़्यादा स्टीपर होता जाएगा उसकी इफेक्टिवनेस उतना ही डेविएशन उसमें आता जाएगा। लेस स्टीपर मींस फ्लैटर स्लोप आ जाए, इंटरमीडिएट स्लोप आ जाए, तो इसमें क्या होगा, ये डेविएशन, एक्सप्लेनेशन वही है, डेविएशन कम होगा। यहाँ पर MBMC सोशल ऑप्टिमम ये आ रहा है, लेकिन टैक्स अमाउंट ग्रेटर होने से वो ज़्यादा उसको पोल्यूशन कंट्रोल करेगा। आप इनके पॉइंट दे सकते हैं, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी एंड सी। बी और सी का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर इफ़ेक्टिवनेस ग्रेटर है उसकी, लेकिन डेविएशन कम हो गया, तो इफ़ेक्टिवनेस में डाइवर्जेंस जो है वो कम होती जाएगी, तो इफ़ेक्टिवनेस में फ़र्क जो है कम होता है। इसकी स्लोप ऐसी आ जाए, इफ़ेक्टिवनेस और कम होती जाएगी। मिस डेविएशन कम होगा तो इफ़ेक्टिवनेस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जितना ज़्यादा स्टीपर होता जाएगा इफ़ेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इस साइड मोर इफेक्टिव होता जाएगा, इस साइड लेस। ऐसे इसका कंपैरिजन करेंगे, टैक्स अमाउंट कम है, पोल्यूशन कंट्रोल इतना होगा। अगर सोशल ऑप्टिमम करना है तो पोल्यूशन कंट्रोल कितना करना चाहिए, XH स्टार, लेकिन यहाँ पर किया जा रहा है XH लेस, तो हम कहेंगे लेस इफेक्टिव बट डेविएशन कम होती जा रही है। तो ये डिपेंड करता है, मोर द डेविएशन मोर विल बी इफेक्टिव और लेस इफेक्टिव, आइदर दिस साइड और दैट साइड। दिस साइड क्या होगा, मोर इफेक्टिव, और इस साइड में क्या होगा, लेस इफेक्टिव होता जाएगा एमिशन चार्ज। जब एक्चुअल कॉस्ट हाई होगी लेस इफेक्टिव है, एक्चुअल कॉस्ट लोअर है तो ये मोर इफेक्टिव होगा एमिशन चार्ज। नेक्स्ट है फोर्थ पोजीशन, अगर MC के बारे में हमें सर्टेनिटी है लेकिन MB के बारे में पता नहीं है, मार्जिनल बेनिफिट्स के बारे में, तो फर्स्ट पोजीशन आएगी टैक्स अमाउंट एक्सपेक्टेड बेनिफिट कॉस्ट के इक्वल अमाउंट जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में पोल्यूशन कंट्रोल से, यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल है X के ऊपर, पोल्यूशन कंट्रोल से बेनिफिट्स ये हो रहे हैं लेकिन अमाउंट ऑफ टैक्स ये लग रहा है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स जो है सोशल ऑप्टिमम के अकॉर्डिंग ये है MBMC के इक्वल, लेकिन एक्चुअल में जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं वो हायर हैं, तो टैक्स अमाउंट कम होने से प्राइस एमिशन चार्ज जो है वो लेस इफेक्टिव होगा। इस साइड लेस इफेक्टिव होगा क्योंकि बेनिफिट्स ग्रेटर हैं और टैक्स का अमाउंट ये सोशल ऑप्टिमम के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन एक्चुअल में बेनिफिट वो ग्रेटर ले रहा है पोल्यूशन कंट्रोल से, तो यहाँ पर एमिशन चार्ज लेस इफेक्टिव है। इस साइड देखें, एक्चुअल बेनिफिट लेसर होंगे एक्चुअल एक्सपेक्टेड से, तो इतना पोल्यूशन कंट्रोल उसको करना चाहिए लेकिन वो पोल्यूशन कंट्रोल ज़्यादा करेगा, इस साइड मोर इफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर हम कंक्लूजन बताना चाहें तो ये क्या है, कहेंगे अगर रेगुलेटर सर्टन है, इफ़ द रेगुलेटर इज सर्टन अबाउट MC और MB,
then there will be no effect of change in cost on the effectiveness of emission charge. लेकिन अगर MB और MC में डेविएशन आता है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस पर भी इफ़ेक्ट आता है. एक्चुअल कॉस्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट से अगर लोअर होती है एमिशन चार्ज मोर इफेक्टिव होता है, एक्चुअल कॉस्ट हाई होती है एमिशन चार्ज लोअर होता है. लास्ट पोजीशन देखें, अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हायर होते हैं तो एमिशन चार्ज लेस इफेक्टिव होता है, अगर एक्चुअल बेनिफिट्स लोअर होते हैं तो एमिशन चार्ज मोर इफेक्टिव होता है. तो इफेक्टिवनेस जो है एमिशन चार्ज की इनकी स्लोस पर, इनकी सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करती है. दिस इज़ ऑल अबाउट एमिशन चार्ज. ये सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, निक हेनले की बुक में से आप इसको कर सकते हैं. किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. काफ़ी देर से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे इसकी कि आप इसको अपलोड करो, तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.